नमस्कार, स्वागत है आपका इंसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं हिमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं जमशेदपुर से। जमशेदपुर के मानगो के रहने वाले परमजीत सिंह गिरोह के अमरनाथ सिंह की गुरुवार की देर रात देवघर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना में अखिलेश सिंह गिरोह के गणेश सिंह का नाम सामने आ रहा है। दोनों की पहले से ही अदावत चल रही थी। कई मामले में दोनों पहले भी एक दूसरे के आमने सामने आ चुके थे। बताया जाता है कि घटना की रात अमरनाथ दुमका के बासुकीनाथ मंदिर के पास ही था। इस बीच ही उसकी हत्या कांवरिया के भेष में पहुंचे बदमाशों ने गोली मारकर कर दी। अमरनाथ को गोली लगने के बाद इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि कांवरिया के भेष में पहुंचे 3 बदमाशों ने थैला से हथियार निकाला और अमरनाथ के करीब जाकर उसके सिर पर सटाकर गोली मार दी। घटना के समय ही वह जमीन पर गिर गया था। इसके बाद बदमाश वहां से फरार हो गए। बताया जाता है कि अमरनाथ सिंह की दुश्मनी अखिलेश सिंह के साथ भी पहले से थी। उसके बाद उसने गणेश सिंह से भी पंगा ले लिया था। परमजीत सिंह की हत्या घांगीडीह जेल में ही अखिलेश के गुर्गों ने पीट कर दी थी। इसके बाद से ही अमरनाथ परमजीत के गैंग का संचालन कर रहा था। उसकी हत्या की खबर जमशेदपुर पहुंचते ही सनसनी फैल गई। वहीं घटना के वक्त उसके साथ मौजूद परिजन अचंभित है। इधर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। उसका कपड़ा इसी बोल बम का पूरा पहना हुआ था, गमछी उमछी लगाया हुआ था मुंह में। कुछ मांगा था? पैसा तो मांगा था? नहीं, चाय दुकान का लोग बात आया मुझे तो चला दिया। अब ये बात की हॉस्पिटल आ गए तो नजल घूमने एंट्री जहाँ पार्किंग है ना वो बराबर क्या बोलूं तो फोन कराया बाहर राजधानी रांची में माकपा नेता सुभाष मुंडा की हत्या के मामले को सुलझाने के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। इस बात की जानकारी झारखंड पुलिस के आईजी अभियान अमोल होमकर ने दी। उन्होंने बताया कि गठित एसआईटी टीम में हेडक्वार्टर 2 डीएसपी साइबर, रातू थाना प्रभारी, नगड़ी थाना प्रभारी सहित कई पुलिस कर्मियों को शामिल किया गया है। आईजी अभियान के अनुसार इस जघन्य हत्याकांड को लेकर पुलिस मुख्यालय बेहद ही गंभीर है। वरीय प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा सख्त निर्देश दिया गया है कि इस कांड का खुलासा करते हुए जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी की जाए। पूरे मामले के उद्भेदन के लिए कार्रवाई लगातार जारी है और इसे लेकर छापेमारी की जा रही है। इस मामले से जुड़े जो भी संदिग्ध है उन्हें गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं इस मामले में लापरवाही की बात की जाए तो नगड़ी थाना प्रभारी की लापरवाही सामने आ रही है, जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। इस मामले से जुड़े तफ्तीश में यदि किसी अन्य प्रशासनिक अफसर की लापरवाही सामने आएगी तो उन पर भी अविलंब कार्रवाई की जाएगी। रांची जिला के नगड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक काफी संवेदनशील आपराधिक घटना घटित हुई है, जिसके संबंध में प्रेस मीडिया के साथियों को ब्रीफ करने के लिए आज बुलाया गया है। मुख्य रूप से कल जो शाम में करीब 7:30-8 बजे के बीच में नगरी थाना क्षेत्र की जो दलादरी चौक जो एरिया है वहां पर श्री सुभाष मुंडा, जो कि माकपा पार्टी के लीडर भी है, वो अपने जो उनका जो दुकान है उसमें बैठे हुए थे और उसी क्रम में 3 अपराधकर्मी वहां पर पहुंचे और उनके द्वारा जो है अंधाधुंध फायरिंग की गई। जो श्री सुभाष मुंडा थे उनको उनके परिजनों के द्वारा तत्काल जो है इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया, परंतु दुर्भाग्यवश इस घटना में उनकी मृत्यु हो गई। जैसे ही घटना की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई, तत्काल अपराधियों को पकड़ने के लिए जो आवश्यक कार्रवाई है, छापामारी की कार्रवाई है और जो नाका इत्यादि की कार्रवाई है वो पुलिस के द्वारा इनिशिएट की गई। 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत दर्ज किया गया है। इस घटना की इन्वेस्टिगेशन के लिए इसमें शामिल अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी के लिए एक एसआईटी का गठन जो है किया गया है। ये एसआईटी ने अपना जो कार्य है इन्वेस्टिगेशन का वो प्रारंभ कर दिया गया है। इस पूरे घटना में की जांच में लापरवाही
प्रतीत जहां हुई है उसमें थाना प्रभारी नगरी ओम प्रकाश टोको को कर्तव्य में लापरवाही के लिए और आपराधिक घटनाओं में रोकथाम में असफल होने के लिए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है और नए थाना प्रभारी की वहां पर नगरी में पोस्टिंग की गई है। नए थाना प्रभारी भी इस एसआईटी का पार्ट है और एसआईटी के द्वारा अभी पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज और जो अन्य जो तकनीकी आसूचनाएं हैं उनका भी संकलन किया जा रहा है और उससे जो अपराधी थे, जो हत्यारे थे, उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए जो अग्रतर कार्रवाई है वो की जा रही है। छापामारी की कार्रवाई कल रात से ही प्रारंभ हो गई थी। जिनका भी जो संदिग्ध जो एक्टिविटी पाई गई है या जिनके खिलाफ जो है संदेह व्यक्त किया गया है वैसे व्यक्तियों के खिलाफ लगातार छापामारी की कार्रवाई न केवल रांची में बट रांची से बाहर भी ये कार्रवाई लगातार की जा रही है और पुलिस मुख्यालय के स्तर से और पुलिस महानिदेशक महोदय के द्वारा ये सख्त निर्देश जो है एसएसपी रांची को और उनकी पूरी टीम को दिए हैं कि अविलंब जो है इस घटना का उद्भेदन किया जाए और इस घटना में शामिल जितने भी अपराधकर्मी हैं उन्हें अविलंब गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। इधर झारखंड की विधि व्यवस्था को लेकर मॉनसून सत्र के पहले दिन भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने सदन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने राज्य की विधि व्यवस्था को लेकर झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही भाजपा विधायकों ने इस दौरान माकपा नेता सुभाष मुंडा की हत्या की मामले की जाँच सीबीआई से कराने की मांग की। इस दौरान चंदन कियारी के विधायक अमर कुमार बावरी ने कहा कि आज झारखंड की विधि व्यवस्था चरमराई हुई है। एक तरफ लोग डर के साए में जी रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अपराधी अपराध कर बड़ी आसानी से निकल जा रहे हैं। जिस तरह से सुभाष मुंडा की हत्या दिन दहाड़े उनके घर के कार्यालय में कर दी गई, इससे राज्य की राजधानी की विधि व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरी तरफ धनबाद और चंदन कियारी जैसे जगहों पर भी अपराधियों का बोलबाला लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसी निकम्मी सरकार को सत्ता में रहने का कोई औचित्य नहीं है। मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। बैठना तो मजबूरी है क्योंकि अंदर तो कुछ होना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ गलत बयानी करेंगे, झूठेबाजी करेंगे, झूठी बातें करेंगे, लेकिन जो हकीकत है राज्य की जनता को पता होना चाहिए। इस विधानसभा के अंदर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम लोग बाहर भी सड़क पे भी जो हमने वायदा किया है हम लड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। आप सहित कोई भी सुरक्षित नहीं है। हम लोग भी आज अपने सुरक्षा को लेकर के हम लोग भी सब चिंता करते हैं कि भाई एक आम नागरिक या फिर कोई जनप्रतिनिधि किसी भी वर्ग को आज सुरक्षा का कोई गारंटी नहीं है। आज घर से बाहर निकलता है, उसके परिवारजन इसके लिए चिंतित रहते हैं कि वापस घर आएगा। आज इसी परिस्थिति खड़ी हुई है। सुभाष मुंडा की हत्या वो दिन दहाड़े हुई, दलादली चौक पे हुई, ठीक है, बहुत बड़ा लगेगा था। लेकिन जिस तरह से मार दिया गया उनको, किसी प्रकार का कोई भी अगर जब उनको कोई थ्रेट रहता तो अपने लिए तो सुरक्षा का इंतजाम करते। आप समझ सकते हैं सिर्फ यहाँ हमलों का राज है और जिस तरह से धनबाद के अंदर आतंक फैलाया हुआ है। अब बाहर बैठा हुआ है, रोज सब जगह रंगदारी मांग रहे हैं। अब चंदन कियारी में भी उसने रंगदारी मांग रहे हैं। अब बताइए अपराध बढ़ता जा रहा है, राज्य सरकार इस पर लगाम लगा रही है पूरी तरह से। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि राज्य सरकार अपने कर्तव्य का निर्वहन जब नहीं कर पा रहे हैं सत्ता को और पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला थाना अंतर्गत NH-18 पर कापागोड़ा के एक ढाबा में पार्टी मना रहे अपराधियों और पुलिस के बीच गोलीबारी हुई। इस दौरान करीब 3 से 4 राउंड फायरिंग होने की बात सामने आ रही है। फायरिंग की इस घटना के बाद पुलिस ने चारों ओर से घेरकर 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसमें साजन मिश्रा, नीरज भकना, राज बच्चा समेत अन्य शामिल बताए जाते हैं।
उनके पास से पुलिस ने हथियार बरामद किया है। सूचना है कि नीरज भगना को पैर में गोली लगी है। घटना गुरुवार रात करीब 10 बजे की है। साजन मिश्रा अमरनाथ सिंह गिरोह का सक्रिय सदस्य बताया जाता है। पिछले 2 महीने में साजन मिश्रा और उसके साथियों ने 2 फायरिंग और एक रंगदारी की वारदात को अंजाम दिया है। एसएसपी प्रभात कुमार ने आरोपियों को गारूडी थाना लेकर आने का आदेश दिया। यहां देर रात तक आरोपियों से पूछताछ की गई। जानकारी के अनुसार साजन मिश्रा और उसके गिरोह के लोग कोई बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे। उनके पास से हथियार और गोली भी बरामद की गई है। पुलिस ने उनके दोनों कार को भी जब्त कर लिया है। हालांकि पुलिस इस मामले में अभी कोई भी जानकारी नहीं दे रही है। यहाँ बता दें कि गिरोह के सरगना अमरनाथ सिंह की देवघर में बासुकीनाथ में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वहीं केंद्र सरकार द्वारा वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पर झारखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री चंपई सोरेन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मंत्री चंपई सोरेन ने कहा है कि विधेयक आदिवासियों के विरुद्ध है। केंद्र सरकार विधेयक के माध्यम से पूंजीपतियों को स्थापित कर पूंजीवाद को बढ़ावा देना चाहती है। सरायकेला जिले के आदित्यपुर स्थित झामुमो कार्यालय में पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में मंत्री चंपई सोरेन ने केंद्र सरकार के वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 को आदिवासी मूल वासियों के विरुद्ध बताया। मंत्री ने कहा कि इस विधेयक को स्थापित कर केंद्र सरकार न सिर्फ आदिवासियों के हक को खत्म करना चाहती है, बल्कि ग्राम सभा को भी दरकिनार कर नई व्यवस्था स्थापित करने की साजिश में है। मंत्री ने कहा कि आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए पेसा कानून, CNT जैसे कानून है, लेकिन इस वन संरक्षक संशोधन विधेयक को लाकर केंद्र सरकार पूर्व के कानून प्रावधान को शिथिल करना चाहती है। मूलवासी और शेड्यूल एरिया में भी बहुत से ऐसा कानून रहते हुए भी आज इस को संशोधित करके पारित करने के काम किया केंद्र सरकार। जो इस इलाके में पेशा कानून भी है, CNT एक्ट भी है, वन अधिकार अधिनियम भी है और यहाँ वन ग्राम को राजस्व ग्राम भी बनाना है। ऐसा बहुत सा वर्गों ने आंदोलन करके उस चीज को प्रकाश किया आंदोलन के माध्यम से। और अचानक इस विधायक यदि पास हुआ, हम समझते हैं यहाँ का झारखंड के आदिवासी मूलवासी के साथ धोखा होने का संभावना है इन विधायक। इधर सरायकेला जिला के नए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने देर शाम आदित्यपुर थाना और गम्हरिया थाना का निरीक्षण किया। इस दौरान थानों में पदस्थापित पुलिस अफसरों में हड़कंप दिखा गया। नए SP के अचानक थाने में आने की सूचना पाकर थाने में कार्यरत पुलिस पदाधिकारी पूरी तरह से चौकस दिखे। SP ने इस दौरान थाना क्षेत्र में हुए गंभीर कांडों में हुई गिरफ्तारी की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने थाना क्षेत्र में हो रहे नियमित गश्ती, निर्गत वारंट, कुर्की जब्ती के निष्पादन की भी गहन समीक्षा की। समीक्षा के क्रम में किसी भी मामले में त्वरित निष्पादन पर चर्चा की गई। SP ने आदित्यपुर व गम्हरिया थाना प्रभारियों को क्षेत्र में क्राइम चेकिंग पर विशेष फोकस करने के निर्देश दिए। नए SP के योगदान देते ही आदित्यपुर व RIT थाना क्षेत्र के थाना प्रभारियों द्वारा एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों की जाँच की गई। SP ने निरीक्षण के क्रम में विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को थाना क्षेत्र में निरंतर गश्ती करने के निर्देश भी दिए। वहीं पत्रकारों से बातचीत के क्रम में नए पुलिस अधीक्षक ने कहा कि विभिन्न थानों में पुलिस पदाधिकारियों को बदलने की भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जिले के सभी थानों का निरीक्षण के उपरांत आगे विचार किया जाएगा। हमारा प्रयास है कि वो एंटी क्राइम चेकिंग जो है वो किसी भी वक्त यहाँ पे कभी भी की जाएगी और जो भी एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं और उन पर सख्ती बरती जाएगी। और हमारे ये प्रयास होगा कि जिला क्षेत्र में कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट कोई गलत काम करते हुए पाया जाए तो उसे पूरी सख्ती बरती जाएगी, उसको जेल भेजा जाएगा। गलत कार्यों के साथ उसको पाया जाता है जेल भेजा जाएगा। और बाकी देख रहे हैं, बाकी सभी थाना क्षेत्र का विजिटरी करना बाकी है, जो भी चीज़ें वहाँ के लिए होंगी तो उस पर जो है वो उस पर कार्रवाई की जाएगी। हमने अभी वो तड़ी पार के लिए STPOs को बताया है कि तड़ी पार और जो भी CCS का प्रपोजल्स है इमीडिएट आएगा मेरे पास, हम लोग उसको उस पर कार्रवाई करेंगे।
इधर रांची मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार एक बार फिर राज्य में मानसूनी गतिविधियों में तेजी देखने को मिलेगी। इसके तहत आगामी 31 जुलाई तक राज्य के कई भागों में मध्यम दर्जे से लेकर हल्के दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। मानसून आने के बाद से अब तक राज्य में अल्प बारिश ही हुई है, इससे किसानों की परेशानी बढ़ गई है। वहीं मौसम की आंख मिचौली से लोगों को कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ रही है। इस बीच रांची मौसम विभाग ने एक बार फिर राज्य में मानसूनी गतिविधियां तेज होने की संभावना जताई है। इसके तहत 29 जुलाई से 31 जुलाई तक 3 दिनों तक हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। वहीं आने वाले 5 दिनों में गर्जन और वज्रपात की चेतावनी भी दी गई है। साथ ही राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना बताई जा रही है। यदि आने वाले 5 दिनों तक की मानसून की बारिश की बात की जाए तो अच्छी बारिश होने की संभावना है। इससे किसानों को भी राहत मिलने की उम्मीद है। 29, 30, 31 ये तीनों दिन राज्य में लगभग सभी स्थानों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। अगर बात करें तो चेतावनी की, तो इन 5 दिन में गर्जन वज्रपात की चेतावनी तो है ही है, और साथ में बात करें तो 29, 30, 31 इन तीनों दिन में राज्य में कुछ स्थानों पे आपको भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। अगर 29 तारीख की बात करें तो राज्य के जो पश्चिमी इलाके हैं वहाँ पे आपको कुछ जगहों पर भारी बारिश देखने को मिल सकती है। और 30 तारीख की बात करें तो पश्चिमी के साथ साथ जो उससे सटे हुए जो मध्य के इलाके हैं वहाँ भी आपको एक आध जगह पर भारी बारिश देखने को मिल सकती है। और 31 तारीख को आपका दक्षिणी से जो सटे हुए जो मध्य इलाके हैं झारखंड के वहाँ पे आपको भारी बारिश थोड़ा सा देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद की जा रही है कि 28 तारीख से जो गतिविधि है मौसमी गतिविधि उसमें थोड़ी सी तेज़ी आएगी, और थोड़ा जो अभी जो विचरण है जो डिपार्चर काफ़ी ज़्यादा हो रखा है उसमें थोड़ी सी कमी आएगी और लोगों को और किसान भाई को थोड़ी सी राहत देखने को मिलेगी। वहीं सरायकेला जिले के कस्तूरबा गांधी बालिका उच्च विद्यालय की 8 छात्राएं दोपहर में खाना खाने के बाद अचानक बीमार हो गई। बीमार होने के पश्चात आनन फानन में उन्हें सरायकेला सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहां सिविल सर्जन के निर्देशानुसार चिकित्सकों की टीम द्वारा छात्राओं का इलाज किया जा रहा है। बीमार हुई इन छात्राओं में कक्षा 9 की नेहा महतो, आशा देवगम, निशा बानरा एवं अर्चना महतो, कक्षा 7 की हिमानी महतो, स्नेहा महतो एवं नेहा महतो तथा कक्षा 6 की मंजू हेम्ब्रम शामिल है। छात्राओं ने बताया कि सभी ने सुबह के नाश्ते में पोहा खाया था। दोपहर के भोजन के बाद 6 छात्राओं के सीने में दर्द और सांस लेने में कठिनाई होने लगी। छात्राओं की स्थिति के बारे में वार्डन अंजू अल्डा ने बताया कि तुरंत वार्डन द्वारा छात्राओं को लेकर सरायकेला सदर अस्पताल लाया गया, जहां सभी का इलाज चल रहा है। जो कि हम लोग को लग रहा है कि पॉइजनिंग का केस है और थोड़ा डिहाइड्रेशन भी है, तो हम लोगों ने उसको आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया है और सारे लोगों का इलाज कर रहे हैं और लगातार मॉनिटरिंग हो रहा है ताकि बच्चे जल्द से जल्द स्वस्थ हों। नहीं, अभी तो ठीक है, क्योंकि अभी जो भी है, जो भी डिहाइड्रेशन है उसको कंट्रोल कर लिया गया है और इसको इस तरह के केस में है कि लगातार 24 घंटे तक हम लोग ऑब्जर्वेशन में रखते हैं और उसके बाद ही हम लोग ये डिक्लेयर करते हैं कि वो कम्प्लीटली फिट हुआ या नहीं। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका के हल्दी पोखर में जय बंगला का प्रकोप तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसकी चपेट में स्कूली बच्चे खासकर ज्यादा आ रहे हैं। उनमें तेजी से आंख में जलन, सूजन के साथ इन्फेक्शन फैल रहा है। इसमें कई विद्यालयों के दर्जनों बच्चे शामिल हैं जो जय बंगला के शिकार हो रहे हैं। शुरुआती दौर में शहरी क्षेत्र में इसका प्रकोप देखा जा रहा था, मगर अब इसका संक्रमण ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है। इसे लेकर पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों में बच्चों के बीच मुखिया देवी कुमारी भूमि द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया ताकि क्षेत्र में जय बंगला पर नियंत्रण पाया जा सके। वहीं डॉक्टर सुकांत सीट का कहना है कि हवा में सल्फर की मात्रा बढ़ जाने से एवं बरसात के पानी के साथ आंख में आ जाने से ये बीमारी होती है। संक्रमित व्यक्ति को देखने से ये बीमारी नहीं फैलती, मगर संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में दूर रहने पर बीमारी से बचा जा सकता है। जय बंगला पर नियंत्रण पाने के लिए एक दूसरे के संपर्क से दूर रहना होगा एवं जरूरत के अनुसार दवा का प्रयोग कर इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इस बीच मुखिया देवी कुमारी ने भी जय बंगला के संक्रमण से बचाव को लेकर स्कूली बच्चों एवं अभिभावकों से सतर्कता बरतने की अपील की है। पूरा पोटका क्षेत्र आँख की बीमारी कंजक्टिवाइटिस, हिंदी में जय बंगला भी कहते हैं, इस बीमारी से लगभग पूरा पोटका क्षेत्र संक्रमित हो चला है। बढ़ती बीमारी को देखते हुए आज हिंदी मध्य विद्यालय में जाकर बच्चों को इस बीमारी से बचने के लिए जागरूक किया एवं जो बच्चे संक्रमित हो गए हैं उन्हें उचित इलाज के लिए सलाह दी
एवं सभी बच्चों को स्वच्छता के लिए जागरूक किया, क्योंकि स्वच्छता से ही स्वस्थ शरीर का निर्माण हो सकती है। और केंद्रीय विद्यालय चक्रधरपुर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 3 साल पूरे होने पर भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के निर्देशन में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यालय के शिक्षक नीलमणि प्रधान ने जवाहर नवोदय विद्यालय की प्राचार्य जे.के. माला, संवाददाताओं एवं उपस्थित शिक्षकों का स्वागत किया। वहीं प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए केंद्रीय विद्यालय चक्रधरपुर की प्रभारी प्राचार्य मनोरंजनी तिग्गा ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 3 साल पूरे होने पर शुभकामनाएं एवं बधाई दी। साथ ही इस नीति के उद्देश्य एवं लक्ष्यों पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इस शिक्षा नीति में रटने की पद्धति के बजाय अवधारणा की समझ पर जोर दिया गया है। साथ ही बच्चों के रचनात्मक एवं तार्किक सोच सहित निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करने का लक्ष्य रखा गया है। प्राचार्य ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत विद्यालय में क्रियान्वित हो रहे अभ्यासों पर प्रकाश डाला, जिसमें गतिविधि आधारित शिक्षक, अनुभवात्मक शिक्षण और कौशल विकास सहित अन्य बिंदुओं को शामिल किया गया था। हमेशा वे बच्चों के साथ नहीं रह पाते हैं, इसलिए किसी भी बच्चे को आगे बढ़ाने में पेरेंट्स और शिक्षक का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और इसीलिए हमारे विद्यालय में हर महीने हम पीडीएम की व्यवस्था करते हैं, ताकि पेरेंट्स विद्यालय में आएँ, यहाँ के संरचनाओं से, यहाँ दिए जाने वाली सारी सुविधाओं से वे रूबरू हों और अपने बच्चे के विकास में जो भी बाधक हैं वे शिक्षक से मिलकर के इसे दूर कर सकते हैं। और वक्त तो चला एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी आप देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़।